गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास हमने क्या फिनिश की थी? चैप्टर 2 क्लास 8th का चैप्टर 2 एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 के अंतर्गत हमने भूमि और मृदा इन दो टॉपिक्स को फिनिश कर दिया था। ठीक है, और जो दो टॉपिक बचे हुए हैं, जल और प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन, इन्हें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, क्या है आज की क्लास का टॉपिक? जल, वाटर। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर क्या था? संसाधन। क्लास 8th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था संसाधन। उसके अंतर्गत हमने संसाधन के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। तो आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, जिससे आगे की क्लासेस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। जल क्या है? पानी है ना। जल क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। हमने संसाधन के चैप्टर में इसे जाना था। प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन होने के साथ साथ क्या है? नवीकरणीय है। नवीकरणीय है, रिन्यूएबल सोर्स है, रिसोर्स। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय क्या होता है? शीघ्रता से भर जाता है। ठीक है, पानी यदि खत्म हो जाए तो शीघ्रता से वो क्या हो जाता है? भर जाता है, पूरित हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं नवीकरणीय। पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। कितना? 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, 3/4 भाग, ये हमें याद रखना है। और जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तब पानी था। क्या था? पानी था। महासागरों में पानी, पानी चारों तरफ पानी पानी ही था। ठीक है, और इसी पानी से जीव जंतुओं की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। इसी जल से जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई थी। कुछ 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन जन्म लिया। कहाँ? महासागरों में। पानी, यहाँ पर क्या है? पानी ही तो है। यहाँ से पेड़ पौधे जंतु जो भी हम देखते हैं वो सब यहीं पर इनकी शुरुआत हुई, इनके जीवन की शुरुआत ही हुई। हम लोग किस में आते हैं? पेड़ पौधों में कि जंतु में? जंतु में। ठीक है, आप अलग से मानो लिख सकते हैं, लेकिन हम हैं जंतु ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पानी के बारे में, जल के बारे में हमने कुछ बातें जानी थी। कैसी? लवणीय और अलवणीय। तो जो महासागरों का जल होता है वो कैसा होता है? लवणीय होता है। कैसा होता है? लवणीय होता है। महासागरों का जो जल है वो लवणीय होता है। ठीक है, क्या तात्पर्य है इसका? लवण, सॉल्ट की जो मात्रा है वो अधिक होती है, अर्थात पीने योग्य नहीं होता है। महासागरों का जो जल होता है वो क्या है? पीने योग्य नहीं होता है। इसका जल का विभाजन भी हम देख चुके हैं पहले की क्लासेस में। इससे पहले की जो क्लासेस हैं 7th क्लास की, उसमें देख चुके हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग उन क्लासेस को देख चुके होंगे। अर्थात मानवीय उपभोग के लिए नहीं है ये जल। लवणीय जल तो मानवीय उपभोग के लिए नहीं है। लगभग क्या, बहुत अधिक मात्रा में है ये जल। अब दूसरा हिस्सा क्या है जल का? अलवणीय, जिसमें लवण नहीं है, जो क्या है? पीने योग्य है। क्या है? पीने योग्य जल है। लेकिन ये जो अलवणीय जल है, ये कुल जल का मात्र 2.7% ही लगभग उपलब्ध है। पीने के लिए बस इतना ही जल उपलब्ध है। इसमें से भी
कितना 2.7% में से भी 70% जो जल है वो बर्फ के रूप में है। किस रूप में? बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, हिमानी ग्लेशियर्स के रूप में है। बर्फ कहाँ मिलेगी आपको ज़्यादातर देखने को? पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे एक महाद्वीप भी है अंटार्कटिका, है ना, वहाँ पर देखने को मिलेगी बड़े स्तर पर। आप न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे कि ग्लेशियर्स बड़े स्तर पर पिघल रहे हैं। याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है ना। तो ये जो 70% पानी है वो क्या है? बर्फ बना हुआ है और इस तक हमारी पहुँच नहीं है, या ये जो बर्फ बना हुआ जल है ये पहुँच से बाहर है। क्या है? पहुँच से बाहर है। तो इसके बाद कितना जल बचेगा? बहुत ही कम मात्रा बचती है हमारे पीने के लिए। अर्थात कितना बचा? मोटे तौर पर जाने तो पीने योग्य पानी या जल, पीने योग्य जल लगभग 1% ही उपलब्ध है। पानी तो बहुत है पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर पानी बहुत है, लेकिन वो क्या है? लवणीय है। अलवणीय जल जो भी उपलब्ध है लगभग 3%, वो क्या है? उसका भी एक बड़ा हिस्सा बर्फ के रूप में है, बर्फ के रूप में है। शेष जो कुछ भी बचता है वो क्या है? लगभग 1% कहेंगे या इससे भी कम उपलब्ध है पीने के लिए। ये जो पीने वाला पानी है 1% जो उपलब्ध जल है, ये कहाँ से मिलता है? कहाँ कहाँ पर मिल सकता है? भौम जल। भौम जल जानते हैं? भूमि के नीचे जो जल होता है, ठीक है, भूमि के नीचे जो जल होता है। नल नल आप लगाते हैं ना घर में, पहले वाले टैप नहीं, है ना, उसके लिए क्या करते थे? नल जो लगवाने से पहले उसके नीचे गड्ढा किया जाता था, वो सारा जो प्रोसेस होता था। तो पानी कहाँ से आता था? भौम जल, भूमि के नीचे से पानी आ रहा है। ठीक है, नदी, नदियाँ, झील, इनमें पानी क्या है? पीने योग्य पानी है। इसके अतिरिक्त जो 1% पानी उपलब्ध है पीने योग्य, वो यहाँ पर उपस्थित है। वायुमंडल में जलवाष्प, जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। ये जो अलवणीय जल है जिसे हम पीने योग्य पानी कह रहे हैं, ये क्या है? अलवणीय जल पृथ्वी का, अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। मूल्यवान पदार्थ है। आपने सुना होगा क्या? जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जल आप प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं और जब सोने जाते हैं, इसके बीच जितना जल आप उपयोग करते हैं उसके बारे में सोचिए। ठीक है, क्या आप वो जल उपलब्ध ना हो तो आपका पूरा दिन व्यतीत हो सकता है आसानी से? नहीं हो सकता। ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत पक्ष हुआ। और अगर बात करें हमारे पास जो भोजन है, जो खाद्यान्न हम खाते हैं, वो सब भी बिना जल के नहीं हो सकता। तो जल ही जीवन है। जल की जो कुल मात्रा है पृथ्वी पर, जल की जो कुल मात्रा है पृथ्वी पर, वो क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर है। आपने जल चक्र के बारे में पढ़ा होगा 7th क्लास में, पढ़ाया है मैंने आपको। तो जल चक्र के माध्यम से जो जल है वो क्या है? गतिशील रहता है, गतिशील रहता है। क्या था? जल चक्र के माध्यम से गतिशील रहता है। कैसे? महासागर एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, क्या है? महासागर।
ये क्या है? महासागर। यहाँ पानी भरा हुआ है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और जब इस पर क्या पड़ती है? सूरज की रोशनी पड़ती है, तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ये पानी क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। याद आया? ये जल वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होके बादल बनाता है और बादल बना के फिर बारिश करता है और वापस से ये पानी कहाँ? यहीं पर महासागर में आ जाता है या पृथ्वी के किसी अन्य क्षेत्र में पहुंच जाता है। याद आ गया? तो ये क्या है? जल चक्र है। ये जल चक्र था। चलिए, जल के उपयोग क्या है? क्लास में, लास्ट क्लास के माध्यम से आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। जल के प्रयोग क्या है? किस लिए प्रयोग करते हैं? सबसे पहले तो पीने के लिए। मनुष्य की बात करें तो पीने के लिए, धुलाई के लिए। किस किस चीज़ के लिए आप जल का प्रयोग करते हैं? उत्पादन के लिए जल का प्रयोग करते हैं मनुष्यों द्वारा, है ना? और क्या करते हैं? कृषि के लिए, ये भी तो मनुष्य ही करता है। उद्योग के लिए, कृषि में फसल लगाने पर सिंचाई करनी पड़ती है। फसल को एक निश्चित मात्रा में पानी चाहिए होता है, उसके लिए हमें जल चाहिए। उद्योग में भी जल चाहिए। साथ ही विद्युत उत्पादन करने के लिए भी जल चाहिए। तो जल के अनेकों प्रयोग हैं विद्युत उत्पादन के लिए। तो जल के उपयोग समझ में आ गए? क्या किस किस तरह से जल के उपयोग है ना? लेकिन जल है, जल के प्रयोग हमने जान लिए। लेकिन यदि ये जल क्या हो जाए? प्रभावित हो जाए। जल जो है प्रभावित हो जाए। कैसे? या तो जल प्रदूषित हो जाए या फिर सूख जाए, कुछ भी हो सकता है ना। जल स्रोत या तो सूखने लगे या तो प्रदूषण के कारण क्या हो? प्रभावित हो। तो क्या होगा? जो अलवणीय जल है, अलवणीय जल पीने योग्य पानी, फ्रेश वाटर, ठीक है, उसकी कमी हो जाएगी। अलवणीय जल की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, है ना? और इस जल की कमी क्यों होगी? इस जल की कमी होगी बढ़ती जनसंख्या के कारण। या जल की कमी क्यों होगी? बढ़ती जनसंख्या के कारण। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगी? जनसंख्या की मांग बढ़ेगी पानी की। और पानी, जल क्या है? सीमित है। जितना भी है वो क्या है? सीमित है। और अलवणीय तो बहुत ही कम है। अलवणीय बहुत ही कम है। साथ ही भोजन, नकदी, फसलों की बढ़ती मांग, फसलों की बढ़ती मांग के कारण नकदी फसल क्या होता है? कैश क्रॉप्स, जिन्हें लगाने के बाद जब उत्पादन होता है, काटते हैं तो तुरंत पैसा मिल जाता है ना, समझने के लिए, है ना? उन्हें ही कैश क्रॉप्स कहते हैं, जिन्हें बेचने के लिए लगाया जाता है। कम शब्दों में आप इस तरह से भी कह सकते हैं। भोजन का उत्पादन करने के लिए इन फसलों को लगाते हैं, इनका उत्पादन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा समाचार में, न्यूज़ के माध्यम से, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में जो भौम जल स्तर है, भूमि के नीचे जो जल है, उसमें क्या हो गई है? बड़े स्तर पर कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धान की खेती बड़े स्तर पर की जाती है और उसमें पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण क्या हो गया है? जो भूमि का स्तर है, भौम जल का जो स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। तो हो गई ना कमी। वही तो पीने योग्य पानी है और पीने योग्य पानी की क्या हो गई? कमी हो गई। इसके अतिरिक्त बढ़ता नगरीकरण, नगरीकरण जैसे जैसे नगर और विकसित होंगे उससे भी पानी की क्या होगी? कमी होगी। और बेहतर होता जीवन स्तर,
जैसे जैसे हमारा जीवन स्तर और बेहतर होता जाता है, हम स्वच्छता की अन्य स्वच्छता की और अन्य जो जीवन की गतिविधियाँ उसमें जल का प्रयोग हमारे बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से जो जल स्रोत हैं वो प्रभावित होंगे, विशेषकर तब जब आलवणीय जल की आपूर्ति क्या हो जाए, कम हो जाए, आपूर्ति ना हो पाए। जल, अगला क्या है, जल उपलब्धता की समस्या क्या है। जल उपलब्धता, जल जो उपलब्ध है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे एक तो आपने अभी जाना क्या, कि कमी, जल की कमी। जल की कमी क्यों होगी कमी, ये आपने जाना, सूखा पड़ता है अक्सर, है ना, इन कारणों से भी हो सकता है। जल की कमी क्यों होगी, सूखा जहाँ पर पड़ता है उसके कारण जल की कमी हो सकती है। कई क्षेत्र हैं जहाँ पर जल की कमी बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। जैसे कि आप भारत की बात करें तो राजस्थान के क्षेत्र में, है ना, वो जो थार का क्षेत्र है, मरुस्थल का क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े स्तर पर कमी देखने को मिलती है। तो ये जो जल की कमी है, यदि वैश्विक स्तर पर देखा जाए, विश्व के पटल पर देखा जाए, तो कहाँ पर देखने को मिलती है। हम यहाँ पर मोटे तौर पर किसे पढ़ने वाले हैं, महाद्वीप के बारे में जानेंगे कि किस महाद्वीप पर ये अधिक देखने को मिलता है। क्या, जल की कमी कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अधिकांश अफ्रीका में देखने को मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में। इसके अतिरिक्त पश्चिम एशिया में देखने को मिलेगा और दक्षिण एशिया में देखने को मिलेगा। भारत कहाँ स्थित है, दक्षिण एशिया में। ठीक है, और इसके अतिरिक्त पश्चिम अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में भी जल की कमी बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में ही जल की कमी देखने को मिलती है बड़े स्तर पर, है ना। तो ये सारी क्या है, जल की कमी है, कहाँ कहाँ है, आपने महाद्वीप के स्तर से जान लिया। और जल की कमी की समस्या ये जो है, ये क्या है, बड़ी समस्या है। समस्या हो क्यों रही है, जल की कमी क्यों इतनी अधिक हो रही है। एक दो कारण तो आपने जान लिए, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, अति उपयोग भी करेंगे। क्यों हो रही है, पानी का अति उपयोग, मतलब अधिक प्रयोग करते हैं लोग, बेवजह अत्यधिक आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जल स्रोत को प्रदूषित करने से भी कमी होती है। जल स्रोत को प्रदूषित करने से भी कमी हो जाती है। जैसे आपने जाना इसी क्लास में कि जो 1% पानी उपलब्ध है पीने योग्य, वो कहाँ कहाँ है, नदी में, झील में और भौम जल, है ना, ये आपने जाना। लेकिन अगर जल स्रोत प्रदूषित हो जाए, जैसे कि नदी के तौर पर उदाहरण ले तो, जैसे कि गंगा नदी प्रदूषित है ना, और यमुना नदी ये भी बहुत प्रदूषित है। तो यदि नदी का जल क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा, तो वो उपयोग योग्य नहीं रहता है। क्यों प्रदूषित है, क्योंकि इन नदियों में फैक्ट्रीज का जो, इन नदियों का जल क्यों प्रदूषित है, क्योंकि जो फैक्ट्री से निकला हुआ गंदा पानी है वो इन नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। जो औद्योगिक केंद्र हैं, जो कंपनीज हैं, उनका पानी, जो गंदा पानी है, वो बिना छाने, बिना साफ किए इन नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण इन नदियों का पानी क्या है, बहुत ही प्रदूषित है। ये जो नदी जब प्रदूषित हो जाती है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रेट धातुएं बड़े स्तर पर देखने को मिलती हैं। कौन सी, नाइट्रेट धातुएं प्रदूषित है। इसके पानी में नाइट्रेट धातुएं और पेस्टिसाइड्स
पेस्टिसाइड्स पीड़कनाशी बड़े स्तर पर पानी में पाए जाते हैं, जो जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो जल तो प्रदूषित हो गया है ना, जल को क्या करना होगा, साफ करना होगा, जल संसाधनों का संरक्षण करना होगा। और कई बार ये प्रदूषित जल जो है वो पहुंच जाता है मानव के शरीर में, जिससे क्या होता है, हम बीमार पड़ने लगते हैं, हम बीमार पड़ने लगते हैं। ये जल संसाधन जो प्रदूषित हो चुके हैं, इन संसाधनों का, जल संसाधनों का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। जल संसाधनों का संरक्षण करना है। कैसे करेंगे, वन या अन्य वनस्पति आवरण। सरल शब्दों में कहें तो वन को लगाकर, आपने पिछली क्लास में जाना होगा तो भूमि और मृदा इन दोनों को पढ़ते समय हमने जाना था, जब पेड़ पौधे बड़े स्तर पर लगाए जाते हैं, वन रोपण किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, मृदा को बांध देते हैं, मिट्टी को रोकते हैं। एक बात हमने ये जानी थी लास्ट क्लास में, साथ ही हमने ये भी जाना था कि पेड़ के लगने से मिट्टी तो रुकती ही है, और साथ ही जो पानी, जब बारिश का पानी गिरता है उस पर, मिट्टी पर, तो क्या होता है कि पानी धीरे धीरे, जो प्रवाह है पानी का या जल का, वो मंद हो जाता है। जैसे एक, मान लीजिए ये सतह है और ये यहाँ से बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो क्या होगा, ये पूरा बह जाएगा, पानी यहाँ से गिर रहा है और यहाँ क्या हो जाएगा, बह जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरा वेस्ट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दें बीच में, तो क्या होगा, पानी की जो गति है नीचे ही जाएगा, लेकिन जो गति है वो क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। इससे क्या होगा, जब पानी की गति, जो नीचे बह रहा है, बारिश का पानी नीचे जा रहा है, उसकी जब गति धीमी हो जाएगी तो पानी क्या होगा, यहाँ आसपास एकत्रित होगा, पेड़ के आसपास एकत्रित होगा। ठीक है, उसकी गति धीमी होने के साथ कुछ ना कुछ पानी वहाँ रहेगा, जिससे ये पानी धीरे धीरे करके रिस रिस कर कहाँ पहुँच जाएगा, जिसे हम भौम जल कह रहे हैं ना, भूमि के नीचे पहुँच जाएगा। और इस तरह से भूमिगत जल फिर से क्या होगा, भर जाएगा। यदि भूमिगत जल में, जैसे यहाँ पे भूमिगत जल है, मान लो यहाँ क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, यहाँ तक पहुँच गया था लेवल, और लेवल क्या है, यहाँ तक भरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से धीरे धीरे करके रिस रिस कर पानी भर जाएगा। इस तरह से भूमिगत जल जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, जाने देते हैं, आपने सुनी है क्लास तो आपको समझ आएगा। और साथ ही इस तरह से भूमिगत जल को क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यही है नवीकरणीय संसाधन। क्या हुआ, भर गया, पानी भर जाएगा, भूमिगत जल भर जाएगा, फिर से रिचार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जल का संग्रहण कर सकते हैं, जल संसाधन को संरक्षण करने के क्रम में जल संग्रहण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जल संग्रहण कर सकते हैं। जल संग्रहण करने के लिए आप घर की छत पर भी वर्षा जल एकत्रित कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर अपने घर में, घर के पास में कोई गड्ढा करके वहाँ पर भी जल संग्रहित किया जा सकता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, यदि जल रिसाव कम करने के लिए, जल का संरक्षण करना है ना, तो नहरों को पक्का करना चाहिए। किसको, नहरों को, नहर देखी है आपने, पक्का करना चाहिए। नहर बहुत लंबी लंबी होती है, आपने देखा होगा, बहुत लंबाई होती है उनकी। तो नहरों को यदि पक्का कर देंगे तो क्या होगा, जल का रिसाव कम होगा। साथ ही जो खेत होते हैं, जो कृषि क्षेत्र हैं, जो खेती है, वहाँ पर
जल व्यर्थ न जाए, पानी व्यर्थ ना हो, उसका हम अच्छा उपयोग कर सकें, समुचित उपयोग कर सकें, इसके लिए हमें खेत में कौन सी सिंचाई करनी चाहिए? फ्लड इरिगेशन नहीं करना चाहिए। फ्लड इरिगेशन समझते हैं क्या होता है? जैसे कि आप पानी सीधा 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 आप देखिए पहले, यहाँ पर ये क्या है? इंजन जानते हैं ना, इंजन, ये इंजन है, ठीक है। इंजन से आपने चलाया और सीधे खेत में लगा दिया, तो खेत में पानी जा रहा है और पूरा पानी भर गया, खेत क्या हो गया? पानी से पूरी तरह से भर गया। ये क्या है? फ्लड इरिगेशन। ठीक है। और इस तरह ना करके कैसे करना है? स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी है। स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि जल व्यर्थ ना हो। स्प्रिंकलर से सिंचाई करने से क्या लाभ होंगे? एक तो रिसाव कम होगा, दूसरा वाष्पीकरण से होने वाली जो जल हानि है, होने वाली जल हानि को रोक सकते हैं। ठीक है। जैसे ये फ्लड इरिगेशन है, तो इसमें पानी पूरी तरह से भर गया। दिन में जब सूरज का तापमान अधिक होगा, तो क्या होगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। यहाँ का जो जल क्या है? वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है। तो इसे भी रोक सकते हैं। जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, अर्थात जहाँ का तापमान बहुत अधिक है, जैसे कि थार के या फिर मरुस्थल के क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, वहाँ पर क्या होगा? वाष्पीकरण बहुत तेजी से होगा। पानी है तो क्या होगा? तापमान अधिक है तो वाष्पीकरण बहुत अधिक होगा। वाष्पीकरण अधिक होगा ऐसी जगहों के लिए जो खेती की जाती है जब, तो उसके लिए उपयोगी है ड्रिप तकनीक। कैसी? ड्रिप तकनीक या फिर टपकन विधि। टपकन विधि ऐसे क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। क्या है? बहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं? जल संरक्षण कर सकते हैं। स्प्रिंकलर से सिंचाई करके हम क्या करते हैं? जल संरक्षण कर सकते हैं। खेतों में स्प्रिंकलर लगा दीजिए, कुछ इस तरह से स्प्रिंकलर होते हैं खेत में, आप ऐसे खड़े कर दीजिए और इसके कुछ ऐसे तार जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जो घूमती रहती हैं और पानी चारों तरफ पूरे खेत में फैलता रहता है। ठीक है। कुछ कुछ ऐसा होता है। शेष आप देख लीजिएगा वीडियोस के थ्रू कि कैसा होता है स्प्रिंकलर। और ये जो ड्रिप तकनीक है, जैसे ये खेत है तो यहाँ पर ये क्या है? पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है। और ये भी आपने खेतों में फसल बोई हुई है। मैं पेड़ बना रही हूँ, ये फसल है। ठीक है। और इनके बीच आप इस तरह से बीच बीच में टपकन विधि का पाइप के माध्यम से क्या करते हैं? लगा देते हैं और ये सीधा जमीन में पानी यहाँ से टपकता रहेगा, एक एक ड्रॉप करके। यहाँ पर एक पाइप लगाएंगे ऐसे करके, तो सिर्फ इसको ही मिलता रहेगा, आपके फसल को पानी मिलता रहेगा एक एक बूंद करके, है ना। तो इससे क्या होगा? पानी नष्ट नहीं होगा, जितनी आवश्यकता है पौधे को वो पानी भी मिल जाएगा और फसल जो है वो उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। लेकिन ये तकनीक क्या है? थोड़ी खर्चीली है। क्या है? खर्चीली। स्प्रिंकलर भी और ड्रिप टेक्निक भी। ठीक है। तो इस तरह से हमने जल के उपयोग और उसकी समस्या और उसके संरक्षण के उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं, वो भी जान लिए। आगे बढ़े। अगला टॉपिक क्या है?
प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये क्या है? खुद प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये जो वनस्पति और वन्य जीव हैं, ये केवल कहाँ? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सकरा भाग या एक सकरा क्षेत्र, एक सकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं इस सकरे क्षेत्र को? जिसे कहते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर। कुछ याद आया? मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से, सर्कल के माध्यम से। याद आ गया? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये जो भाग है ये है बायोस्फीयर, जैवमंडल। इस मंडल में तीनों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की स्थितियां उपलब्ध हैं। यहीं पर क्या होगा? वनस्पति और वन्य जीवन संभव है। ठीक है, ये है जैवमंडल, बायोस्फीयर। सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं, सभी जो जीव जंतु हैं, जीवित रहने के लिए, कैसे? जीवित रहने के लिए एक दूसरे से, जितने भी जीव जंतु हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं और निर्भर हैं। परस्पर संबंधित हैं और निर्भर हैं एक दूसरे पर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं। बायोस्फीयर क्या है? स्पष्ट है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े जो एक सकरा क्षेत्र है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। और उस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु हैं, जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर क्या है? परस्पर निर्भर है, संबंधित है एक दूसरे से। उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। और ये जो इकोसिस्टम है ये क्या है? ये जीवन आधारित तंत्र कहलाता है। क्या? जीवन आधारित तंत्र कहलाता है। ठीक है, जीवन आधारित तंत्र कहलाता है। अगर बात करें वनस्पति की, किसकी? वनस्पति की। प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। क्या है नेचुरल वेजिटेशन? ये अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है, बहुत ही मूल्यवान है ये। क्या क्या कार्य करते हैं ये? इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? इमारती लकड़ी। जो वनस्पति है उनसे इमारती लकड़ी। लकड़ी का आप देखते हैं कितना कुछ सामान बनाते हैं, जैसे टेबल है, सोफ़ा है, मेज है, अलमीरा है, कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। कितने सारे, जैसे कि बैट है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, एक पौधा होता है कौन सा? विलो, याद आया?
बहुत बढ़िया। साथ ही वनस्पति क्या करती है? प्राणियों को आश्रय देती है। वनस्पति प्राणियों को आश्रय देती है। बहुत से जीव जंतुओं को आश्रय कौन देता है? वनस्पति देती है। इसके साथ वनस्पति क्या करती है? मृदा की सुरक्षा करती है। क्या करती है? मृदा की सुरक्षा करती है। जब ये मृदा की सुरक्षा करती है तो क्या होता है? वनस्पति मृदा की सुरक्षा करती है। और मृदा की जब सुरक्षा करती है, जब पौधा लगता है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना जल में कि जल प्रवाह जो होता है, बारिश होने पर जब पानी नीचे गिरता है मृदा पर, तो उसकी जो गति होती है वो मंद हो जाती है। और गति मंद होती है तो भौम जल क्या होता है? संग्रहण होता है ना। चलिए, तो ये कौन कर रहा है? वनस्पति। वनस्पति के अंदर सारे पेड़ पौधे सभी आ जाएंगे, हर तरह का पेड़ पौधा, कुछ भी। इसके अतिरिक्त वनस्पति क्या करती है? वायु की जो गति है उसको कम करती है। कम करती कैसे? लास्ट क्लास में ये आपने पढ़ा था, शेल्टर बेल्ट्स के रूप में। याद आया? रक्षक मेखला। यदि पेड़ पौधों को एक कतार में लगा दिया जाता है, एक लाइन में पंक्तिबद्ध लगा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है? वायु जो आ रही होती है उस दिशा में, उसकी गति मंद हो जाती है। और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तटीय प्रदेशों में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट्स, याद है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इसी क्लास के फर्स्ट पार्ट में। इसके अतिरिक्त वनस्पति क्या कार्य करती है? भूमिगत जल संग्रह करती है। भूमिगत जल संग्रह करती है। ठीक है। वनस्पति क्या प्रदान करती है? प्राकृतिक वनस्पति वेजिटेशन से क्या क्या प्राप्त होता है? वनस्पति से हमें फल प्राप्त होते हैं। फल तो हम लोग बहुत खाते हैं, है ना। लेटेक्स प्राप्त होता है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त करते हैं, और औषधीय पौधे, मेडिसिनल प्लांट, कागज, नोटबुक, ये सब हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? वनस्पति से प्राप्त कर रहे हैं आदि। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है जो हम वनस्पति से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं बस। आगे बढ़ें। तो ये सब कुछ हमें वनस्पति से प्राप्त होता है। इमारती लकड़ी, प्राणियों को आश्रय, ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा, ये तो भूल ही गई मैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। वनस्पति हमें क्या देती है? ऑक्सीजन, जो मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है और आवश्यक भी। यदि ऑक्सीजन ना प्राप्त हो तो हम तो रह ही नहीं पाएंगे बिना ऑक्सीजन के। तो वनस्पति हमें क्या देती है? ऑक्सीजन देती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेती है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मानव जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, उसका प्रयोग करके प्राकृतिक वनस्पति अपना भोजन बनाती है, और भोजन बनाने के उपरांत हमें ऑक्सीजन देती है। ठीक है, तो हमारे लिए ऑक्सीजन क्या है? बहुत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें वन्य जीव की, वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ कौन कौन शामिल होगा इसमें? लगता है ना केवल जानवर शामिल होंगे इसमें, केवल एनिमल शामिल होंगे, कीट भी आएंगे, इसके अंतर्गत पक्षी भी होगा, और जलीय जीव भी होंगे। ये सब वन्य जीव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वन्य जीव, इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? वन्य जीवों से हम दूध प्राप्त करते हैं ना। वन्य जीवों से दूध प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं? बहुत से वन्य जीव हैं जिनका दूध हम उपयोग करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं और मांस प्राप्त करते हैं। इसका भी बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। खाल प्राप्त करते हैं और ऊन भी। कीट के अंतर्गत आपने देखा होगा मधुमक्खी को, वो किसके अंतर्गत आती है? कीट के अंतर्गत आती है। ठीक है, और मधुमक्खी से एक बहुत अच्छी चीज़ हमें मिलती है जिसे हम खाते हैं बहुत शौक से। क्या है? शहद, हनी।
ठीक है। और बात करें पक्षी की, बर्ड्स ये अपघटक के रूप में कार्य करते हैं और मधुमक्खी भी अपघटक के रूप में कार्य करती है। जैसे गिद्ध, गिद्ध भी तो पक्षी ही है ना। क्या करते हैं, मरे हुए, गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है, जो डेड एनिमल्स हैं उनको खाता है। इसलिए इसे पर्यावरण का क्लींजर कहते हैं या क्लीनर कहते हैं। किसको, गिद्ध को। तो बड़े और छोटे, बड़े पौधे, छोटे पौधे, बड़े जंतु, छोटे जंतु, ये सब क्या है, सभी पारितंत्र को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। वनस्पति भी और जीव जंतु भी, सभी बड़े छोटे वनस्पति या वन्यजीव पारितंत्र के इकोसिस्टम के संतुलन के लिए आवश्यक है ना। ये सभी आवश्यक हैं। अब देख लेते हैं वनस्पति का वितरण क्या है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति को का जो वितरण है वो 4 वर्गों में बांटा गया है। किस किस रूप में, वन, घास स्थल, ग्रासलैंड्स, गुल्म और टुंड्रा। ये जो प्राकृतिक वनस्पति का वितरण है ये 4 भागों में बांटा गया है। और ये जो प्राकृतिक वनस्पति है इसकी वृद्धि 2 बातों पर निर्भर करती है। क्या, एक तापमान और दूसरा वर्षा, आर्द्रता, उस पर निर्भर करता है। वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है। तो जहाँ पर भारी वर्षा होती होगी वहाँ पर विशाल वृक्ष मिलेंगे, वन मिलेंगे। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होगा, बड़े बड़े वन मिलेंगे, बड़े विशाल वन मिलेंगे। ठीक है। और जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर, या सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र है वहाँ पर घास मिलेगी, घास स्थल मिलेंगे, सामान्य वर्षा क्षेत्र। ये हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वहाँ से देख सकते हैं। वहीं बात करें गुल्म की, तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वनस्पति उगेगी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। जैसे शुष्क प्रदेश, कौन से, शुष्क प्रदेश, रेगिस्तान के क्षेत्र। ठीक है। शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, जो पौधे होते हैं शुष्क प्रदेशों के, उनकी जड़ें कैसी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, जड़ें गहरी और लंबी होती हैं, है ना। और जो पत्तियां होंगी पौधों की वो कैसे होंगी, वो कांटेदार होती हैं। और पत्तियों की जो सतह होगी वो कैसी होगी, मोमदार होगी। क्यों, ताकि जो पानी है पौधों के पास वो क्या हो, वाष्पीकृत
ना हो, क्योंकि शुष्क प्रदेशों में तापमान बहुत अधिक होता है और तापमान अधिक होने पर क्या होगा, वाष्पीकरण भी बहुत तेज होगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, पौधे उनकी जड़ें कैसी होती, बहुत गहरी और लंबी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जल की कमी है, इसलिए। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है टुंड्रा। ये वनस्पति शीत ध्रुवीय प्रदेश में होती है, जैसे मार्श, लाइकेन। ठीक है। तो ये वनस्पति का क्या है, वितरण है, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण है। और यदि हम इसके संरक्षण की बात करें, किसके, प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण की बात करेंगे तो देखेंगे हम, पहले तो संरक्षण करने से पहले तो थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। पौधे, पेड़ पौधे है ना, प्राकृतिक वनस्पति में क्या है, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, यही सब। पौधे हमने जाना क्या करते हैं, आश्रय देते हैं, किसको, जीव जंतुओं को, जीव जंतुओं को आश्रय तो देते हैं, लेकिन इनका जो जीव जंतुओं का जो आश्रय, पौधे आश्रय दे रहे हैं ना, तो जीव जंतुओं का आश्रय क्या हुआ, पौधे। और पौधे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो जीव जंतुओं का क्या नष्ट हो रहा है, आवास नष्ट हो रहा है। क्या नष्ट हो रहा है, आवास नष्ट हो रहा है। और ये पौधे पारितंत्र को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है। हमने क्या जाना अभी, पौधे जीव जंतुओं का आवास नष्ट हो रहा है। क्या नष्ट हो रहा है, आवास नष्ट हो रहा है, अर्थात पौधे को नुकसान पहुंच रहा है, चाहे वो काटे जा रहे हों या किसी अन्य कारण से नष्ट हो रहा है। और जब आवास नष्ट होगा, अर्थात पेड़ पौधे या प्राकृतिक वनस्पति नष्ट होगी या कम होगी, तो क्या होगा, जीव जंतु या वहाँ पर जो उपलब्ध पौधे हैं वो भी धीरे धीरे क्या होंगे, लुप्त होने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वनोन्मूलन हो रहा है। वन उन्मूलन, वन समाप्त हो रहे हैं। मैं बार बार वही दोहरा रही हूँ, उन्मूलन मीन्स समाप्त होना। ठीक है। या फिर मृदा अपरदन। मृदा अपरदन से भी क्या होगा, प्राकृतिक वनस्पति कम उगेगी, ये भी बहुत प्रभाव डालती है। मृदा अपरदन के और भी कई कारण हैं, निर्माण कार्य से, या फिर कई बार जंगलों में, वनों में बड़े स्तर पर क्या लग जाती है, आग लग जाती है, जिसे क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। या फिर भूस्खलन, लैंडस्लाइड, जिसके कारण भी क्या होता है, जिसके कारण भी प्राकृतिक वनस्पति को बड़े स्तर पर नुकसान होता है। इन सब कारणों से प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक वनस्पति और जो भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने का क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। लुप्त होने का या समाप्त होने का बढ़ावा मिलता है उन्हें, और तेजी से इस दिशा में बढ़ते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर पेड़ काटे जा रहे हैं। बड़े स्तर पर हम देखते हैं जंगलों में आग बड़े स्तर पर लग जाती है। पिछले कई वर्षों में तो बहुत ज़्यादा हमने समाचार के माध्यम से जाना है, न्यूज़ की चैनल के माध्यम से जाना है कि जंगलों में आग बहुत तेज़ी से लग रही है। तो जंगल साफ हो रहे हैं, और जंगल में जब आग लगती है तो वनस्पति ही नहीं जाती है, वनस्पति ही नहीं जलती, सब कुछ जलकर राख हो जाता है, जिसमें वनस्पति का तो नुकसान है ही पूरी तरह से, लेकिन उस जंगल में, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो भी क्या हो गए, नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है।
तो ये बहुत बड़े स्तर का नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त क्या होगा? शिकार की संख्या बढ़ रही है। क्या हो रही है? शिकार की संख्या बढ़ रही है। ये बढ़ने का चिन्ह है। शिकार किसका शिकार? कौन करता है शिकार? शिकार शिकारी करते हैं, पोचर्स करते हैं। ठीक है। कुछ खास प्रजातियों के जीवों की या पेड़ों की क्या करते हैं? शिकार करते हैं। पेड़ों का तो शिकार नहीं कर सकते, अर्थात काटते हैं उनको। ठीक है, काटते हैं। खास प्रजातियों के जो वनस्पति है उनको काटा जाता है। इसकी संख्या भी बढ़ रही है। वन्य जीवों का एग्जैक्टली शिकार होता है और वनस्पतियों को काटा जाता है, जिससे जो खास प्रजातियों की जो वनस्पति है या जो वन्य जीव हैं उनकी संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये कम का चिन्ह है, सिंबल है। क्यों करते हैं लेकिन ये शिकार? पशु खाल के लिए, चमड़े के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए, पंख के लिए, सींग के लिए इनका शिकार किया जाता है। और इनके लिए क्या लिखा है ऊपर? कुछ खास प्रजातियों का ही शिकार किया जाता है, जैसे चीता है, शेर है, हाथी है। हाथी के आगे वाले दांत दिखे ना जो दिखाई पड़ते हैं, उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। बहुत सारी सामग्री उससे बनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है। ये जितना भी आप देख रहे हैं, खाल है, चमड़ा है, नाखून है, दांत है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है, इसलिए इनका शिकार किया जाता है। ब्लैक बग है, मगरमच्छ है, हिम तेंदुआ है और मोर है। इतने तो याद भी नहीं कर पाएंगे, इतना काफ़ी है ना? तो इन सब का शिकार किया जाता है। चलिए, इनका शिकार तो किया जाता है। ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हम साथ में ही लेकर चल रहे हैं, तो इनका शिकार तो किया जाता है। अब इन्हें सुरक्षा देनी होगी, है ना? तो क्या करेंगे इनके लिए? इनके लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल निचय बनाए गए हैं। चीता, शेर, हाथी इन सब के लिए बनाए गए हैं। इनकी सुरक्षा के लिए ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें जो जागरूकता लाने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक किया जाए कि ऐसा ना करें वो। इससे क्या होगा? पर्यावरण, यदि बड़े स्तर पर इनका शिकार किया जाएगा तो पर्यावरण का संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाएगा। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। बहुत सारे जीव जंतुओं के शिकार के कारण क्या हो रहा है? बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। और इन्हें बचाने के लिए स्कूल के स्तर पर और पक्षी देखने के लिए प्राकृतिक कैंपों में ले जाना चाहिए बच्चों को, है ना? और साथ ही जागरूकता के क्रम में इन जो शेर, चीता, इनको क्या किया जा रहा है? इनका शिकार किया जा रहा है। इनको मारना क्या है? इल्लीगल है। इसकी जागरूकता बढ़ानी चाहिए, लोगों में फैलाना चाहिए। आप लोग साइट्स के बारे में जानते होंगे। साइट्स फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड
इन endangered species of wild fauna and flora। ये फुल फॉर्म है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वन्य जीव और जो वनस्पति की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उन्हें रोकता है। ये स्थापित हुआ था 1973 में और लागू हुआ 1975 में। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। इसके साथ ही जो पक्षी और प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनके व्यापार करने पर क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पौधे और जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण हमारा या प्रत्येक नागरिक का क्या है? नैतिक कर्तव्य है। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।